हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनो। आपके लिए लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 बातचीत, जो लिखा है बाल कृष्ण भट्ट जी ने। निबंध है, पाठ 1 है आपका गद्य खंड से। इसमें हम जानने वाले हैं कि लेखक परिचय अर्थात बाल कृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय जानेंगे। साथ ही साथ कि इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। बातचीत भी बातचीत करने का एक जरिया है, अर्थात बातचीत पर भी निबंध लिखा जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि जो हम सब कुछ समझता ना कि भाई हाँ बिल्कुल आसान सी बात है, सामान्य सी बात है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, ये सामान्य नहीं है, ये एकदम साधारण नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त जो हमें वाक शक्ति दी गई है, उसका हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा, ताकि जो वाक शक्ति हमें मिली है, परमात्मा हमारे व्यवहार और बातचीत के तरीके को देखकर, सुनकर और महसूस करके ये लगे उन्हें कि हाँ, मनुष्य की जो मैंने रचना की है सर्वश्रेष्ठ प्राणी की, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत को अच्छे से समझ सको। चलिए तो चलते हैं जीवन परिचय की ओर। बाल कृष्ण भट्ट जी कौन थे, कहां पर इनका जन्म हुआ था, किस तरह की इनकी रचनाएं हैं, क्या ये गद्यकार ही थे या फिर कवि भी थे, सब कुछ जानेंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी ने बहुत सी ऐसी रचनाएं की हैं जिनसे ये हिंदी साहित्य में अपनी अनूठी पहचान बना सके हैं। हिंदी साहित्य में आपका नाम बड़ा ही आदर के साथ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और एक कवि थे। कौन सी शताब्दी के? 7वीं शताब्दी के। ठीक है, 7वीं शताब्दी, गद्य लेखक और कवि। वे राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। हर्षचरितम और कादंबरी उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास था। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना केवल आपको 12वीं में ही सहायता देगा, अपितु आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा होता है। देखो क्या है, हर्षचरितम और कादंबरी इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। कभी पूछा जा सकता है कि हर्षचरितम और कादंबरी किसकी रचनाएं हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास। विश्व का, हम अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण दुनिया की बात कर रहे हैं कि कादंबरी जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है वो विश्व का प्रथम उपन्यास था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म चंदेर सीधी जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। महाकवि बाल कृष्ण भट्ट ने गद्य रचना के क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त किया है जो कि कालिदास ने संस्कृत काव्य क्षेत्र में प्राप्त किया था। महाकवि कालिदास जी का नाम हम सब की जीवा पर है, सबके मस्तिष्क में है, हिंदी साहित्य में सर्वोपरि लिया जाता है। अभिज्ञानम शकुंतलम भी जो उनकी रचना है, जिसमें शकुंतला और शांतनु के जीवन का वर्णन किया है, तो जिस तरह से संस्कृत में महाकवि कालिदास जी का नाम है, उसी प्रकार से गद्य रचना के क्षेत्र में बालकृष्ण, महाकवि बालकृष्ण जी का नाम है। बालकृष्ण भट्ट संस्कृत साहित्य में ही एक ऐसे महाकवि हैं जिनके जीवन चरित्र के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो बालकृष्ण भट्ट अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसके पीछे कई गाथाएं लिखी जा चुकी हैं। तो बेटा याद रखिएगा, और ये जो लेखक हैं, ये जो रचनाकार हैं, उनकी एक अनूठी पहचान है।
कन्नौज और स्थानवीश्वर के प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के समसामयिक सभा पंडित होने के कारण उनका समय बिना किसी विवाद का है। 21वीं शती के आलंकारिक से लेकर 8वीं शती के वामन ने अपने अपने ग्रंथों में बालकृष्ण भट्ट और उनकी रचनाओं के बारे में लिखा है। इसीलिए अंततः बाह्य साक्ष्यों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट का समय सप्तशती पूर्वार्ध और थोड़ा सा उत्तरार्ध से सिद्ध होता है। बाह्य साक्ष्य मतलब बाहरी जो साक्ष्य मतलब क्या होते हैं? प्रमाण। ठीक है। हर्ष चरित्र वर्णन के आधार पर बालकृष्ण भट्ट हर्षवर्धन यहां लिखा है 606 से 648 ईस्वी के राज्य के उत्तरकाल में उनके सभा कवि माने जाते हैं। किसके? हर्षवर्धन के, राजा हर्षवर्धन के, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धन के प्रारंभिक दिग्विजय का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है इसमें क्या वर्णन किया है, क्या वर्णित है, जानेंगे हम कि बातचीत क्या है, बातचीत के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गद्य साहित्य की विधा क्या है। जो बातचीत पाठ है आपका पहला, उसकी हिंदी साहित्य में कौन सी विधा में लिखा गया है? तो आप क्या कह सकते हैं? हिंदी साहित्य की गद्य निबंध विधा में लिखा गया है। क्या? बातचीत नामक निबंध, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ठीक है बेटा, ये वरदान ही है। बहुत से लोग जिनके पास धन की कमी हो या जिनके पास कुछ शोहरत की कमी हो तो अक्सर वो शिकायत करते हैं कि हे प्रभु तूने हमें क्या दिया, हे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है, उस सब के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि मुझे तुमने क्या दिया, मुझे तो तुमने वो वरदान दिया है जिसके बलबूते पर मैं समस्त दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ। अर्थात वाक शक्ति दी है, नेत्र शक्ति दी है, श्रवण शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, चलने की शक्ति दी है, कार्य करने की क्षमता दी है, मुझे मनुष्य बनाया है, पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य बनाया है प्रभु। इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। उन्हीं में से सबसे जो माना गया है यहाँ पर बातचीत। बातचीत ईश्वर प्रदत्त अमूल्य उपहार है। तो इस उपहार को हमें बहुत अच्छे से उपयोग में लाना है, अपने व्यवहार में मधुरता घोलनी है, ऐसा लगे कि सुनने वालों को बस कर्ण प्रिय लगना चाहिए। कभी भी इस तरह के व्यवहार का प्रयोग ना करें जिससे सुनने वालों को आघात पहुंचे या दुख पहुंचे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, अपने व्यवहार में मिठास घोल के रखना। कबीरदास जी का वो दोहा आपने अवश्य सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें हमेशा मीठी वाणी अर्थात अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दूसरों को तो सुनने में आनंद की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ईश्वर का वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति यदि मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या हाल होता यदि वाक शक्ति नहीं होती। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो क्या मैं आपको वाक शक्ति के महत्व के बारे में बता पाती? नहीं। क्या होता इस गूंगी सृष्टि का? तो हे परमात्मा तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। अर्थात बातचीत और स्पीच या भाषण में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? बातचीत हम सामान्य तरीके से जैसे चाहे वैसे करते हैं, लेकिन जब भाषण या स्पीच की बात होती है तो उसमें हमें बहुत सारी औपचारिकताओं का भी पालन करना होता है। बहुत सारी उसमें कहा है ना कि
स्पीच की तरह नाज नखरा कि किस तरह से हमें उसको जाहिर करना है। बातचीत में हम सामान्य तरीके से अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि आपने किस लहजे से बोला है। लहजा इन द सेंस ही हमें भाषण एक प्रारूप है, एक लिखित भाषा का प्रमाण है, जबकि बातचीत हम जो मौखिक रूप से करते हैं या आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे बातचीत कहते हैं। बातचीत और भाषण में यही है। भाषण जब वक्ता मंच से बोलता है तो सभी सुनते हैं। वो सिर्फ वक्ता मतलब जो स्पीकर रहता है, जो वक्ता रहता है, वो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास के उपरांत मंच पर प्रस्तुत करता है। लेकिन बातचीत के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। बस 2 मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने, पीने, चलने, फिरने, घूमने इत्यादि की आवश्यकता होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। यदि सब आपस में हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ना कोई किसी से बोल रहा है, ना कोई अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो कैसा जीवन होगा ना उसका। इसलिए बातचीत बहुत ज़रूरत है हमारी। इससे चित्त हल्का हो जाता है। हम कहते हैं ना, मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने अपनी बात मेरे मित्र को बता दी या मेरे जो भी हैं अपने करीबी उनको बता दी तो मेरा मन हल्का हो गया। तो बातचीत से चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब जो भी बुराइयां हैं, तामसिकता हैं या जो बोझ सा जो मन और मस्तिष्क में है वो बातचीत कर लेते हैं तो वो सब कुछ भाप की तरह उड़ जाता है और मन हल्का हो जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कहते हैं ना बेटा कि व्यक्ति के व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। एक किसी भी व्यक्ति की पहचान ये नहीं पूछते हैं सबसे पहले कि भाई आपने कौन सी डिग्री की, आपके पास कितना धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत है, बताइए। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? बातचीत के माध्यम से, उसके व्यवहार के माध्यम से। एक व्यवहार के आधार पर ही एक व्यक्ति को अच्छा या कोई व्यक्ति खास बन जाता है और उसी बातचीत के माध्यम से कोई व्यक्ति आम बना रह जाता है। तो बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और साथ ही साथ अपने गुणों को भी विकसित करता जाता है। तो व्यक्ति के व्यवहार में मिठास होती है तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन जो कि अंग्रेजी राइटर हैं, साहित्यकार हैं, मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये भी सही है। इन्होंने क्या माना है ये पूछा जा सकता है प्रश्न उत्तर में कि किसके द्वारा ये माना गया है कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। क्या 3 व्यक्तियों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती? क्या 4 व्यक्तियों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 व्यक्तियों के। इसके पीछे बहुत अच्छा उन्होंने कारण भी दिया है। क्या कारण दिया है? कि जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं और बहुत अच्छे से वे अपनी बात को रख पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी मतलब जो अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना है ना, उसकी तरह होती है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, अर्थात जब 2 लोग होंगे तब वो दिल खोलकर आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो बात को थोड़ा घुमा फिरा दिया जाता है, अपने मन को थोड़ा मतलब टॉपिक ही चेंज कर लिया जाता है, विषय वस्तु बदल दी जाती है। यदि 4 व्यक्ति हैं तो फिर तो वो इधर उधर की बातें करेंगे, उसमें बातचीत नहीं, वो फिर औपचारिकताओं भरी रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर यही उन्होंने कहा है। लेखक ने कहा है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद है गोष्ठी कहा जाता है। जिस बात को या जिनके व्यवहार में या जिनकी बातचीत को सुनकर यदि कानों को सुख मिले तो वो तो परमानंद की अनुभूति हो जाती है ना। और बातचीत वही है जिससे लोगों को सुनकर आनंद की प्राप्ति हो। समझ में आया?
अंततः बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। स्वयं से बातचीत करना बहुत सबसे उत्तम तरीका बताया है। पता है क्यों? इसके पीछे निबंधकार का यही मत है कि जब हम स्वयं से बातचीत कर लेंगे तो हमें पता होगा कि वो बातचीत कैसी है, उसका यदि हम दूसरों से वही बात करेंगे तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हम बातचीत करने जा रहे हैं कहीं किसी के हृदय को आघात तो नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बातचीत करना। समझ में आया? ताकि हम ये जान सकें कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, जाके पाँव ना पड़े विवाई वो का जाने पीड़ पर आई। तो स्वयं ही खुद पर हम लागू कर लें। और ये भी जरूर सुना होगा कि जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं वही व्यवहार हमें भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से तो सोचते हैं भाई हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमसे आदर सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक सब बोलें, और हम सभी से ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो हम क्यों कैसे अपेक्षा रख सकते हैं दूसरों से कि दूसरा हमसे अच्छे से बर्ताव करे? तो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। इसलिए बातचीत मतलब जब हम खुद से बातचीत कर लेंगे तो सबसे उत्तम तरीका यही है कि लोगों के बारे में भी हम जान पाएंगे। आशा करती हूं आपने ध्यान पूर्वक सुना है, समझ लिया है कि बातचीत के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जान चुके हैं कि बातचीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण वरदान है, ईश्वर प्रदत्त। तो हमें अपने व्यवहार में मिठास घोलनी होगी, कभी भी किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी होगी। समझ में आया? हमेशा अपने व्यवहार को मधुर रखना है ताकि हम स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहें और सुनने वाले को भी आनंद की अनुभूति हो। चलिए ठीक है, समझ में आया? तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जब तक लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू सो मच।